तो शर्त ये थी कि वेक्टर डीएनए, जिसको हमने बोला था प्लाज्मिड, और डिजायर्ड डीएनए सेम आरी से कट करने, सेम आरी से कट करते हैं, सेम आरी से कट करते हैं। अच्छा, अगर हमने डिफरेंट आरी से कट कर दिया तो क्या होगा? दोनों की रीडिंग बदल जाएगी। दोनों की रीडिंग बदल जाएगी तो दोनों को आप कभी जोड़ नहीं पाएंगे। लिख देते हैं, यदि हमने दोनों को डिफरेंट डिफरेंट आरी से कट किया तो दोनों डीएनए की रीडिंग अलग अलग होगी, या दोनों डीएनए का सीक्वेंस अलग अलग होगा। अलग अलग होगा, और हम उन्हें जोड़कर आरडीएनए नहीं बना सकते। हम उन्हें जोड़कर आरडीएनए नहीं बना पाएंगे। तो दोनों आरी सेम होने चाहिए कि डिफरेंट? अगर आपने डिफरेंट ले लिया तो रीडिंग अलग अलग हो जाएगी कि सेम? अलग अलग। और अगर रीडिंग अलग अलग हो गई तो आप कभी भी उन्हें जोड़ नहीं पाओगे, कभी भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रीडिंग अलग अलग हो जाएगी। ए के सामने सी आए ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सी के सामने ए आ जाए ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं। तो रीडिंग बदल जाएगी। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बताते हैं। क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना? GAA टी सी और GAA टी सी है ना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ले लेते हैं। क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? ये भी है। ट्रिपल ए, ट्रिपल टी, 3 डैश। अब अगर माना हमने इसको एक एंजाइम से काटा, इसको एक एंजाइम से काट दिया, उसने इसे यहां से काटा, ऐसे यहां से और यहां से काट दिया, कैंची यहां से चलाई और स्टिकी एंड तैयार हो गए। इनमें भी मान लिया कैंची यहां से चली और स्टिकी एंड तैयार हो गए। अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इसमें भी कुछ ऐसा बनेगा। अब जरा सोचो, ये वाला टुकड़ा हम ले लेते हैं, ये वाला टुकड़ा हम ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 5-GC3 और मिलेगा TTAA, ये मिला। और हम इसे ऐसे बना लेते हैं ताकि सुविधा हो जाए। इसका ऊपर वाला टुकड़ा ले लेते हैं, AATT और फिर T3, इधर 5, इधर A, और ये टुकड़ा कुछ ऐसा है हमारे पास। अब आप बताओ, इसको जोड़ के दिखाओ, जुड़ेगा?
जुड़ेगा? कैसे जुड़ेगा? अगर हम इसको सामने ले भी आते हैं, रुक जाइए, कैसे जुड़ेगा? अगर हम इसको सामने ले भी आते हैं, ये लीजिए सामने ले आए, अब आप बताओ। हाँ जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा है हमें कुछ रीडिंग बदलनी पड़ेगी तभी। मतलब ये तो एक इत्तेफाक हो गया कि जुड़ गया, पर जुड़ता नहीं, कुछ चेंज कर देते हैं। अगर इधर ए कर देते हैं, इधर टी हो जाएगा। अब जुड़ेगा क्या? ए ए नहीं, यहां चेंज करो, रुकिए रुकिए, यहां चेंज करते हैं। ये पहले क्या था? टी, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री था ए, यहां कर देते हैं। रुकिए, रीडिंग ही बदल देते हैं। अब देखिए, इसकी जो टुकड़ा कटा, इसकी रीडिंग क्या आ जाएगी? 5 डैश नहीं, ऊपर वाले की रीडिंग चाहिए हमें। अब इसको जरा जोड़ के देखिए, जुड़ेगा? क्योंकि आरी बदल दिया ना हमने। अब आप देखो जुड़ रहा है क्या? टी के सामने टी आ गया, फिर टी के सामने टी आ गया, ए के सामने ए आ गया, तो कभी जुड़ेगा ही नहीं। यही कारण है कि हमें आर ही सेम यूज करना चाहिए, हमें आर ही सेम यूज करना चाहिए। इसीलिए ये क्या होगा, कभी भी जुड़ेगा नहीं। लिख देते हैं, नेवर नेवर ज्वाइंट बाई लाइगेज। इसीलिए आर ही हमें सेम लेना पड़ता है, आर ही कभी इसे जोड़ नहीं पाएगा। अब आप देखो ना, ये यहां हमने आर ही कोई दूसरा लिया है, और यहां आर ही दूसरा लिया है, तो इसकी रीडिंग देखो दूसरी है, जी डबल ए डबल टी सी। इसकी क्या कर दी है? जी डबल टी डबल ए सी। ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इसको हमने डिफरेंट आरी से काटा, इसको डिफरेंट आरी से काटा। तो अब देखिए, इसका नीचे वाला टुकड़ा ये रहा, भाई ये ऐसे कटेगा ना? नहीं, तो ये 5 डैश 3 डैश 5 डैश 3 डैश जी सी, जी सी, टी टी ए, ये टुकड़ा हमने यूज ही नहीं किया। भाई एक ही टुकड़ा तो यूज करेंगे दोनों का। अब इधर आ जाइए, अब इधर नीचे वाला यूज कर लिया, तो उसका अपोजिट क्या यूज करना पड़ेगा? ऊपर वाला। अब यहाँ पे क्या रीडिंग है? टी टी ए सी, टी टी ए सी 3 डैश, और ये सामने है जी, और ये 5 डैश। अब आप इसको सामने ले जाओ, क्या जुड़ेगा? टी के सामने क्या आ गया? फिर टी के सामने क्या आ गया? ए के सामने ए, फिर ए के सामने ए, फिर देखो जुड़ेगा ही नहीं। और अगर जुड़ा नहीं, क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि गलती हमने क्या की? आरी बदल दिया, आरी बदल दिया, तो जुड़ जाता, तो रीडिंग सेम हो जाती ना, जैसे अभी जो केस लेके चल रहे थे।
क्या ऊपर वाला? क्या? क्या? नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? किसको नीचे लिख दिया जाए? इसको? तो यही तो लिखा है मैंने, ये 5 डैश 3 डैश जी सी। ये अगर ऊपर लिखेंगे तो नीचे से जोड़िए तब भी नहीं जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा? अगर आपने ऊपर वाला पीस ले लिया, नीचे से जोड़ रहे हैं तो भी नहीं जुड़ेगा। हो गया? अब आगे। अब देखिए, आइसोलेशन एंड सेपरेशन। अब टॉपिक आ रहा है ये वाला, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। मान लिया आपने एक टेस्ट ट्यूब में पूरा डीएनए ले लिया। आपने एक टेस्ट ट्यूब में पूरा डीएनए ले लिया। ये एक लंबा सा डीएनए है और आपने उसे ले लिया और उसमें मिला दिया एक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आरई। ये एलियन डीएनए ले लिया। एलियन डीएनए मतलब किसी और का, और उसके बाद मिक्स कर दिया उसमें आरई। अब आप बताइए, आरई इसके टुकड़े कर देगा? मान लिया इसमें 3 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, कितने? तो कितने टुकड़े हो गए? 4। अरे आप देखो ना, 4 होंगे। यही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे। मान लिया एक यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, अब कितने टुकड़े हो गए? 2। फिर एक यहाँ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, कितने हो गए? 3। और एक ये। तो जितने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं उससे एक ज्यादा टुकड़ा बनता है। और अगर वेक्टर डीएनए को काटते हैं, अगर वेक्टर डीएनए को काट लें, अगर इसको काटें, इसमें मान लो एक टुकड़ा, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, दूसरा, तीसरा, तो उतने ही पीस बनेंगे। सर्कुलर डीएनए को काटने पर उतने ही पीस बनते हैं जितने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, लेकिन इसमें एक ज्यादा बनता है। अच्छा बताओ, इस पेन को हम यहां से काट दें, कितने भाग में बढ़ गया? अगर इसको 3 भाग से काटे, समझ गए ना? और अगर रिंग को, कोई किसी रिंग को एक जगह से काटे, एक ही बनेगा ना? 2 जगह से काटे, 2 ही बनेगा ना? ये फर्क है दोनों में। मान लिया इसके बहुत सारे ये टुकड़े बन गए। अब इसको पता कहां ले जाते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, इनको ट्रांसफर करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के वेल में। वेल, यहां इसको बोलते हैं वेल। वेल यानी कुआं होता है ना, कुआं, गड्ढा, गड्ढे को यहाँ कुआं बोलते हैं। तो वेल, वेल में ले जाके लोड कर देते हैं।
यहां पे लोड करते हैं, लोड का मतलब वहां उड़ेल देते हैं, और इस तरफ जो इलेक्ट्रोड होता है वो निगेटिव चार्ज का होता है। निगेटिव चार्ज को आप लोग क्या बोलते हो? कैथोड। और इस तरफ जो इलेक्ट्रोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं एनोड। एनोड। अब जब वेल में लोड कर दिया तो अब ये क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कराते हैं, मतलब इसको जोड़ देते हैं बैटरी से, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अंदर क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और अंदर एक मीडियम भर देते हैं, मीडियम। अंदर एक मीडियम भर दिया जाता है, जेल। अंदर एक मीडियम या मैट्रिक्स भर दिया जाता है। पूछा जाता है इस मीडियम का नाम क्या है? मीडियम या मैट्रिक्स। जो एक, इसका नाम है अगर अगर। अगर अगर, लेकिन उसे बोलते हैं एग्रोस जेल। यहां बोला जाता है एग्रोस जेल। और ये एक नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल पॉलीमर। और किससे निकाला जाता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, एल्गी से। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। सीवीड, और सीवीड कुछ और नहीं है, रेड एल्गी है। रेड एल्गी। रेड एल्गी से निकालते हैं। अब फाइनली क्या होगा, जब आपने डीएनए को यहां लोड कर दिया कटा हुआ, तो डीएनए तो हमें दिखता नहीं है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करा दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कराने के बाद मान लिया ये जो डीएनए था आपने यहां डालने के बाद, लोड करने के बाद फ्लो करा दिया है। अब क्वेश्चन पहला कहां से पूछा जाता है कि लोडिंग कहां से करते हैं, कैथोड से कि एनोड से? और आपको जब निकालना होगा, प्राप्त करना होगा, तो कहां से निकालेंगे? क्यों? क्योंकि डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। अब देखिए जो सबसे बड़ा वाला पीस होगा ना डीएनए का, वो सबसे पीछे मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। जिसका वेट ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में धीरे धीरे चलेगा कि तेज से भागेगा? अच्छा, जिसका वेट इससे कम होगा, मान लिया ये पीस है इससे छोटा, तो इसकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होगी। मान लिया इससे भी छोटा है कोई, इसकी वेलोसिटी इससे भी ज्यादा होगी। सबसे छोटा वाला सबसे तेज भागेगा। बताओ सबसे तेज कौन भागेगा? हाँ, सबसे तेज भागेगा सबसे छोटा वाला। तो एनोड की, अगर आपको छोटा पीस चाहिए तो कहां से उठाएंगे? एनोड से। और अगर आपको बड़ा पीस चाहिए तो कहां से उठाएंगे? और आपको पता है ये जो पीस को छानने का काम करता है वो यही जेल करता है। ये एक्ट एज सीव। सीव यानी छन्नी। ये जेल किसकी तरह एक्ट करता है? एक्ट एज सीव। सीव यानी छन्नी। यानी छन्नी की तरह काम करता है। छन्नी। और ये कैसे इसको अलग करता है? ये अलग करता है सेपरेट विद रिस्पेक्ट टू शेप की साइज। साइज। सेपरेट विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ डीएनए। ये सब क्वेश्चन है, लाइन से आते हैं। आज भी 2 नंबर 2 क्वेश्चन का कवर करेंगे। आज का टॉपिक भी 2 क्वेश्चन कवर करेगा। यानी 5 नंबर कल तक का कवर था, आज 2, यानी 7 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? छन्नी की तरह। और ये किसके आधार पे अलग करेगा? साइज की शेप। बताइए जिसका साइज सबसे बड़ा, देखो सबसे लार्जेस्ट साइज वाला कहां मिलेगा? लार्जेस्ट साइज वाला डीएनए, लार्जेस्ट साइज वाला डीएनए कैथोड के करीब होगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट साइज वाला डीएनए, स्मॉलेस्ट साइज वाला डीएनए एनोड के पास लेकिन कैथोड से दूर होगा। पहले हम लिखे कैथोड से
कैथोड से दूर वह एनोड के करीब मिलेगा। अच्छा, डीएनए पर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। तो आप जरा सोचो, हम इसको कैथोड पे क्यों लोड करते हैं? निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? और पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। बताओ, सबसे छोटा वाला सबसे तेजी से अट्रैक्ट होगा, क्यों? उसका मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा, इसका मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम। तो जो सबसे छोटा वाला डीएनए है, अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कहां से उठाना पड़ेगा? एनोड से। सबसे बड़ा वाला डीएनए कहां से उठाना पड़ेगा? कोई पूछे किसकी वेलोसिटी सबसे कम है? इसकी वेलोसिटी सबसे लीस्ट है, इसकी वेलोसिटी लीस्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास है ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्स होगी क्योंकि इसका मास है कम। ये छोटे छोटे देखो क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। डीएनए पे कैसा चार्ज है? छन्नी की तरह कौन काम कर रहा है? छन्नी की तरह काम कौन कर रहा है? तो एनसीईआरटी ने कई बार पूछा है, सीविंग इफेक्ट कौन देता है? सीविंग इफेक्ट यानी छन्नी का वाला प्रभाव कौन देता है? हाँ, एग्रोस जेल। ये सीविंग इफेक्ट देता है। सीव वर्ड आ जाए, बताओ एग्रोस जेल। पहले आपने डीएनए को आरईसी के साथ मिक्स किया, माना उसमें 3 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थे तो 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े हो गए तो 4 में से कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सबसे बड़ा होगा। हमने उसे कहां पे लोड किया? बताइए, लोडिंग कहां की जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है, लोडिंग कहां की जाती है? कैथोड पे कि एनोड पे? और अनलोडिंग कहां से करी जाती है? एनोड से। जो एनोड के सबसे करीब होगा वो टुकड़ा सबसे छोटा होगा, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जो टुकड़ा कैथोड के करीब होगा यानी एनोड से दूर होगा, उसकी वेलोसिटी सबसे कम और उसका साइज सबसे ज्यादा। बताइए, एग्रोस जेल कैसा है? नेचुरल पॉलीमर की आर्टिफिशियल? नेचुरल की आर्टिफिशियल? नेचुरल। सेपरेशन हम किसके आधार पे करते हैं? सेप की साइज? सेप की साइज। क्लियर है?
हो गया। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। डीएनए पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, इसीलिए डीएनए को कहां से रिसीव करेंगे, एनोड। भाई चार्ज है निगेटिव तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा ना, तो हम कहा एनोड से रिसीव करेंगे कि कैथोड से। और अगला क्वेश्चन आता है लोड कहां से करते हैं, वेल किस साइड होता है, जहां से लोड करेंगे, कैथोड की तरफ। अच्छा सबसे छोटा पीस प्राप्त करना है तो कहां से प्राप्त करेंगे, सबसे बड़ा प्राप्त करना है तो कहां से करेंगे। समझ में आई बात। किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा। किसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, जो सबसे बड़ा होगा। बड़ा पीस में इंटरेस्टेड है तो कहां से प्राप्त करेंगे, छोटे पीस में इंटरेस्ट है तो कहां से प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम लोग पीस को अलग कर लेते हैं। देखो हेडिंग पड़ी थी आइसोलेशन एंड सेपरेशन, अभी हमने सेपरेट किया पीस को, अभी आइसोलेट नहीं किया, अभी जल के अंदर ही पड़ा है, अभी जल के अंदर ही पड़ा है। और इस विधि को क्या बोलते हैं पता है, ये जो जल की विधि है इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये जो मैंने अभी किया ना, ये मशीन का नाम है, इस विधि का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, बढ़े आगे। This method is known as जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस मेथड को क्या बुलाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या करेंगे, अब आपका डीएनए सेपरेट हो गया है, अब उसको रंगेंगे, क्योंकि पता है बिना रंगे डीएनए को आंखों से नहीं देखा जा सकता, और रंगने के बावजूद भी वो आपको नहीं दिखेगा। सर फिर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि डीएनए कभी नॉर्मल लाइट में नहीं दिखता, विजिबल लाइट में नहीं दिखता। तो डीएनए कौन सी रोशनी में दिखेगा, तो डीएनए दिखेगा अल्ट्रा वायलेट रेज में। यानी क्या करेंगे, नाउ डीएनए इज स्ट्रेन्ड, नाउ डीएनए इज स्ट्रेन्ड मतलब होता है रंगना, स्ट्रेन्ड मतलब रंगना, बाई इथिडियम ब्रोमाइड। पूछा जाता है किससे रंगते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ईबीआर, ईबीआर लिखते हैं शॉर्ट में। तो किससे रखते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से। एंड सीन बाय एक्सपोजिंग, कैसे, कौन सी लाइट में एक्सपोज करेंगे, सीज बाय एक्सपोजिंग इन यूवी रेडिएशन या यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट लिख देते हैं। डीएनए बिना रंगे, डीएनए बिना रंगे विजिबल लाइट में कभी नहीं देखा जा सकता। एक तो बिना रंगे नहीं दिखेगा और विजिबल लाइट में कभी नहीं दिखता है, विजिबल लाइट में कभी नहीं देखा जा सकता। तभी तो एक तो रंग लिया और हम विजिबल लाइट में देख ही कहां रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कौन सी, यूवी रेडिएशन में, कभी नहीं देखा जा सकता है। अच्छा अब डीएनए रंग भी गया है और आपने यूवी रेडिएशन भी डाल दिया है, तो आपको डीएनए कैसे दिखेगा, डीएनए फ्रेगमेंट्स now appears in bright orange strip, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी कि स्ट्रिप यानी क्या बोल सकते हैं उसको हिंदी में, खंड, खंड खंड के रूप में दिखेंगे, ठीक है ना, ब्राइट ऑरेंज स्ट्रिप के रूप में दिखाई पड़ेंगे। डीएनए
fragment now appears in bright orange strip in UV rays. इन यूवी रेज में हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई पड़ेंगे, मतलब जहां जहां पे आपके डीएनए थे वहां वहां अब आपका ब्राइट ऑरेंज कलर दिख रहा है। मतलब ये हमारा ये था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इधर था निगेटिव, ये था वेल, सब पता ही है, अब तो लिखने की जरूरत है नहीं। वेल इधर था पॉजिटिव यानी एनोड, इधर था निगेटिव, इधर था वेल। अब आपको जो पीस दिखाई पड़ रहे हैं वो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई पड़ेंगे। यानी यहां पे आपको सबसे छोटा पीस ऐसे ब्राइट ऑरेंज का, यहां पे उससे बड़ा पीस ब्राइट ऑरेंज का दिखाई पड़ेगा। यहां सबसे बड़ा पीस आपको ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखाई पड़ेगा। अब ये आपको देखो ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखने लगे हैं। अब इनको यहां से निकालेंगे जेल से। अब जेल से निकालना पड़ेगा, जेल के अंदर है ना अभी, कौन से कलर के दिख रहे हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं। अब इनको यहां से निकालेंगे। अब निकालने के लिए करना क्या है? निकालने के लिए एक लेनी है नाइलॉन सीट, निकालने के लिए एक लेनी है नाइलॉन सीट या नाइट्रोसेल्लोज सीट। मान लिया ये कोई नाइलॉन सीट है। अब इस नाइलॉन सीट को हम ऐसे ऊपर रख देंगे, इसके ऐसे ऊपर रख देते हैं, इसके ऐसे। भाई ये आपको सामने से दिख रहा है ना, मान लिया हमारे नीचे दिख रहा है, यहाँ मेज पे रखा है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कपड़ा नाइलॉन सीट रख देंगे। अब नाइलॉन सीट रखेंगे और थोड़े से वेट से दबा देंगे, तो क्या होगा, ये जो अंदर डीएनए है वो इस हिस्से में चिपक जाएगा। कहाँ चिपकेगा? ऊपर के हिस्से में कि नीचे के हिस्से में? नीचे के हिस्से में चिपक जाएगा। अब ये सारा चिपक के इसमें आ गया, क्योंकि नायलॉन सीट की खूबी है कि वो क्या करता है, वो डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो यानी कि अब हमारे इस नायलॉन सीट में सारे डीएनए आ गए, मतलब वो जेल से अलग हो गए, और इसका मतलब अब हो गया आइसोलेशन। अब आइसोलेशन हो गया, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं बताइए? जो डीएनए दिख रहे हैं अब उन्हें सेपरेट कर लेंगे, कहां से? जेल से। जेल से सेपरेट करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इल्यूजन। इल्यूजन या सडन ब्लॉटिंग। अब यहां रखते हैं नाइट्रोसेल्लोज सीट, यहां लिख देते हैं। कौन सी सीट रख रहे हैं ऊपर? या तो नाइलॉन सीट या तो नाइट्रोसेल्लोज सीट, ये इसका नाम लिख देते हैं, नाइलॉन या नाइट्रो सेलुलोज सीट। कुछ देर बाद, कुछ देर बाद डीएनए इनके निचली सतह से चिपक जाएगा, डीएनए इनके लोअर सरफेस से चिपक जाते हैं। हाँ, दिस प्रोसेस कॉल्ड इज इल्यूजन। यानी अब डीएनए उससे जेल से निकल के हमारे नायलॉन सीट पे आ गए, और जब डीएनए जेल से निकल के नायलॉन सीट पे आ जाए तब उसे बोलते हैं क्या? तब उसे बोलते हैं इल्यूजन या सडन ब्लॉटिंग। सडन ब्लॉटिंग, इल्यूजन भी बोलते हैं, सडन ब्लॉटिंग भी बोलते हैं।
तो डीएनए को कैसे रखा जाता है, किस कलर से? इथिडियम ब्रोमाइड। और डीएनए को कौन सी लाइट में देखा जा सकता है? क्या नॉर्मल लाइट में डीएनए दिखता है? नहीं दिखता। और किस कलर का दिखता है? ब्राइट ऑरेंज। ये काफी बार पूछा गया है, ये सारे यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं। और कौन सा जेल यूज करते हैं हम लोग? एग्रोस, यानी अगर अगर ही यूज करते हैं, लेकिन उसे बोलते हैं एग्रोस। नेचुरल पॉलीमर है कि आर्टिफिशियल? नेचुरल है कि आर्टिफिशियल? कौन सी एल्गी से निकाला जाता है? रेड एल्गी। रेड एल्गी को सीवीड भी कहते हैं, यानी समुद्र के खरपतवार। अब ये इससे चिपक गया, जब चिपक गया तो यानी जल से ये अलग हो गया। बड़े इसी के नीचे लिखेंगे, इसी के नीचे जहां लिखा था कि जस्ट इसके नीचे लिखेंगे एक लाइन। अब डीएनए नायलॉन शीट पर ट्रांसफर हो गए, नायलॉन या नाइट्रोसेल्यूलोज शीट पर। दैट मीन्स सेपरेटेड फ्रॉम, आइसोलेटेड फ्रॉम जेल। अब ये क्या हो गए? आइसोलेट हो गए ना, आइसोलेटेड फ्रॉम जेल, एंड दैट इज कॉल्ड एज, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इल्यूजन। ELUTI। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इल्यूजन क्या है? एक तो कलर पूछा जाता है, एक तो उसका रंगने का एजेंट पूछा जाता है, एक तो लाइट पूछी जाती है। और अगला क्वेश्चन आता है जल पीस से अलग कर लेने को क्या बोलते हैं? इल्यूजन। इल्यूजन का दूसरा नाम भी पूछा जाता है सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। क्या? ELUTION, इल्यूजन बोलते हैं। सही है, सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। इसको सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी कहते हैं। इल्यूजन का दूसरा नाम नहीं दिया एनसीईआरटी में, पर आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी कहते हैं इसी को सदर्न डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए को अलग करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। कहीं पर भी डीएनए की बात आए, सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, इसी को बोलेंगे सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। साउथ से वर्ड आया सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। देखो अब क्या करेंगे, अब प्यूरिफाइड हो गया ना डीएनए, प्यूरिफाइड हो चुका है ना। अब प्यूरिफाइड डीएनए को हम वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ सकते हैं, बोलो सही है? वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर आरडीएनए बना सकते हैं। जैसे मान लिया हमने प्यूरिफाइड डीएनए, हमारा प्यूरिफाइड डीएनए ये था, इतना बड़ा था, और हमारा वेक्टर डीएनए कुछ इतना बड़ा था। अब हमने देखो दोनों को जोड़ लिया, और देख लो ये वेक्टर डीएनए है,
और ये जो हमने प्यूरिफाई किया डीएनए अभी अभी, यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला, दोनों को मिला लिया, क्या बन गया? आरडीएनए तैयार हो गया हमारा। अब आप देखो कितना आसान है बायोटेक। बस होता क्या ना, अगर एक भी स्टेप मिस हुआ अगला स्टेप नहीं समझ आएगा। हो गया। अब हमने प्यूरिफाइड डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ लिया है, और जोड़कर हमने क्या बना लिया? आरडीएनए बना लिया है। और आरडीएनए को अब हम किसी होस्ट में डाल के उससे फायदा उठा सकते हैं, है ना। अब एक टॉपिक आ रहा है, पहले इसको पढ़ ले एनसीईआरटी से। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है ताकि एनसीईआरटी समझ में आ जाए। कटा हुआ डीएनए किसने काटा? आरई ने। किसने काटा? आरई ने। परिणाम ये होगा उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे, धीरे धीरे उसके बहुत सारे पीस बन गए। इन फ्रेगमेंट्स को हमें अलग करना है, सेपरेट करना है बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बताओ, कटे हुए डीएनए को अलग करने की विधि का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अच्छा, डीएनए पर कैसा चार्ज है? डीएनए पर नेगेटिव चार्ज है, और इसीलिए इसे सेपरेट किया जाएगा बाय फोर्सिंग देम मूव टुवर्ड्स द एनोड। कहते हैं इसको हम जबरदस्ती भेजेंगे कहां पे? एनोड की तरफ। अच्छा, कौन भेजेगा इसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो लिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। करा था कि नहीं करा था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देंगे, और एक मीडियम भी लेंगे। मीडियम का दूसरा नाम मैट्रिक्स। आजकल सबसे कॉमन यूज किया जाने वाला मैट्रिक्स कौन सा है? एग्रोस। जो कि कैसा है? नेचुरल पॉलीमर है कि आर्टिफिशियल? कहां से निकालते हैं? सीवीड में भी कौन सा? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी? तो रेड एल्गी। अब समझ रहे हो क्वेश्चन कैसे आएंगे? डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप की साइज। देखो क्वेश्चन जहां जहां से आते हैं हमने सब बता दिया। और सीविंग इफेक्ट कौन देगा? सीविंग इफेक्ट यानी छन्नी की तरह कौन काम करेगा? एग्रोस जेल। छन्नी आ जाए, छन्ना छानना आ जाए, ये सब एग्रोस जेल करता है। जितना छोटा फ्रेगमेंट होगा उतनी दूर मिलेगा, उतनी दूर मूव कर जाएगा। किससे दूर मूव करेगा? एनोड, कैथोड से। कैथोड से दूर मूव करेगा और एनोड के करीब मूव करेगा। और कह रहा है सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट आपको तभी दिखेगा जब आप उसको रंगोगे। आफ्टर स्टेनिंग। आफ्टर स्टेनिंग मतलब रंगने के बाद दिखेगा। और रंगने के लिए कंपाउंड का उपयोग करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड। और अब इस पे डालेंगे कौन सी लाइट? कह रहा है याद रखो यूवी लाइट क्यों डाला? क्योंकि आप नहीं देख सकते प्योर डीएनए को, आप नहीं देख सकते कहां पे? विजिबल लाइट में, और वो भी बिना रंगे तो बिल्कुल नहीं। ये लाइन लिखा है मैंने। अब आगे क्या लिखा है? यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड या स्ट्रिप दिखाई पड़ेंगे, वो डीएनए के होंगे। और इथिडियम ब्रोमाइड से हमने रंगा था और यूवी रेस में देखा। सही है ना? फिर आगे फिर कहता है अब सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट। कट आउट मतलब निकाल लेना। कहां से? एग्रोस जेल से बाहर निकालेंगे और एक्सट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द जेल पीस।
जेल पीस से निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इल्यूजन। इल्यूजन का दूसरा नाम सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। सदर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड। अब डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाई हो गया और अब हम उससे बना सकते हैं क्या? आरडीएनए। कैसे? जब हम उसे जोड़ेंगे वेक्टर के साथ। वेक्टर का नाम पूरा होता है क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर तो शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है क्लोनिंग वेक्टर। अब टॉपिक आ गया क्लोनिंग वेक्टर। अब हम आपको वेक्टर की खूबी बताने जा रहे हैं। वेक्टर की अभी तक हमें कितनी खूबी पता है? एक, वन एंड ओनली। कौन सी खूबी पता है? कि उसके पास खुद का हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। बताइए। तो हेडिंग डालेंगे वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर पहले वेक्टर हेडिंग डालो, वेक्टर हेडिंग डालो। अब वेक्टर से एक क्वेश्चन पक्का आता है। अभी जो टॉपिक किया उससे एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन वेक्टर से आएगा। तो आज के दो क्वेश्चन हमने बताए थे, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, चाहे रंग से पूछ लेगा किससे रंगते हैं, चाहे किस लाइट में दिखता है ये पूछता है, चाहे ये पूछ लेगा कौन छोटा कहां से ले बड़ा कहां से ले, चाहे ये पूछ लेगा डीएनए पे चार्ज कैसा है, चाहे ये पूछ लेगा जल में कौन सा मैट्रिक्स यूज करते हैं, चाहे ये पूछ लेगा नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, चाहे ये पूछ लेगा कि वो किस एल्गी से निकालते हैं। आप समझ में आ गई बात? इतनी लाइनों से इतने क्वेश्चन में से एक संभावना है। आगे अब है वेक्टर। हमने आपको हेडिंग डलवाई वेक्टर। वेक्टर का पूरा नाम क्या होता है? इसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, इसे क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर का पूरा नाम क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जीन क्लोनिंग में मदद करता है। क्योंकि ये जीन क्लोनिंग में मदद करता है। क्योंकि ये जीन के क्लोन बनाने में मदद करता है। सीधे जीन क्लोनिंग। वेक्टर के दो एग्जाम्पल हैं। एक है बैक्टीरियोफेज, याद है ना बैक्टीरियोफेज? एक है बैक्टीरियोफेज और एक है प्लाज्मिड। देखो बैक्टीरियोफेज बहुत तेजी से कॉपी बनाता है अपनी। इट फॉर्म मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, डीएनए इन बैक्टीरिया। बताओ बैक्टीरियोफेज किसके अंदर कॉपी बनाता है? बैक्टीरिया के अंदर। ये मल्टीपल कॉपीज बनाता है बैक्टीरिया के अंदर। देखो मल्टीपल कॉपीज बनाता है और पता है ये हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है। मतलब सपोर्ट हाई कॉपी नंबर, सपोर्ट्स हाई कॉपी नंबर। अच्छा अब रही बात प्लाज्मिड की, ये क्या करता है? इट ऑल्सो फॉर्म्स, इट ऑल्सो फॉर्म्स मल्टीपल कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, डीएनए मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए इन बैक्टीरिया। ये भी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाता है बैक्टीरिया में। ये भी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाता है इन बैक्टीरिया। बट ये सपोर्ट करता है लेस कॉपी नंबर, लेस कॉपी नंबर। मतलब उस कौन ज्यादा कॉपीज अपनी बना सकता है, बैक्टीरियोफेज या फिर प्लाज्मिड? बैक्टीरियोफेज की प्लाज्मिड? कितनी कॉपी बनाता है ये एग्जांपल के लिए मैं ले लूं। जनरली, जनरली फॉर्म्स 1 to 2 कॉपी पर सेल। ये डीएनए की 1 से 2 कॉपी बनाता है प्रति सेल में, 2 कॉपीज पर सेल। सम टाइम, कभी कभी क्या करता है, सम टाइम फॉर्म्स 15 to 100 कॉपीज पर सेल। रेयरली फॉर्म्स
रेयरली फॉर्म्स इवन हायर कॉपीज। इवन हायर का मतलब समझ रहे हो ना, 100 से भी ज्यादा, यानी मोर देन 100 कॉपीज पर सेल। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। और सबसे बेस्ट वेक्टर कौन सा लिया जाता है पता है? सबसे बेस्ट वेक्टर लिया जाता है प्लाज्मिड। क्योंकि देखो अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं ले सकते, ये लेते हैं लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत है ना, कॉपी बहुत तेजी से बनाता है। अच्छा आप बताओ, काम बहुत तेजी से करेंगे तो गलती का चांस, हाँ तो बस अब आप समझ गए। इसीलिए ये जनरली प्रीफर किया जाता है। लिख रहे हैं जनरली प्लाज्मिड्स आर used in RDT यानी rDNA टेक्नोलॉजी। जनरली plasmids are used in RDT। बताइए सबसे कॉमन दो वेक्टर हैं, एक का नाम है बैक्टीरियोफेज और एक का नाम है प्लाज्मिड। बताइए बैक्टीरियोफेज ज्यादा कॉपी नंबर बनाता है, प्लाज्मिड कम कॉपी नंबर बनाता है। इसीलिए जनरली वो 1 से 2 कॉपी बनाता है। कुछ प्लाज्मिड जो होते हैं 15 से 100 कॉपी बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 100 से भी ज्यादा बनाते हैं। इसको रेयर मत लिखो, समी लिखो। रेयर लिख दोगे तो कंफ्यूजन होगा। तो कुछ 100 से भी ज्यादा बना देते हैं, कुछ 100 से भी ज्यादा बना देते हैं। अच्छा कौन दोनों में से कौन सा यूज करेंगे? प्लाज्मिड ज्यादा बेहतर है। अगर हम किसी एलियन डीएनए को या तो इनके साथ जोड़ दें या तो इनके साथ जोड़ दें, जोड़ा था ना हम लोगों ने अभी, ये देखो पीछे वाले केस में ही जोड़ा है, इनको जोड़ा है। अगर ये अपनी 1000 कॉपी बना रहा है तो इसकी भी कितनी कॉपी बना देगा? समझ गए ना? ये एनसीईआरटी ने लिखा है, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है ना। लिखा है अगर ये 10 कॉपी अपनी बनाएगा तो इसकी भी पूरे की कॉपी करेगा ना। अरे भाई अगर हमने कल एक एग्जांपल बोला था, हमने बोला था एक ट्रेन है लंबी सी चली जा रही है, अगर 2000 किलोमीटर तय कर रही है, आपने कोई बोगी जोड़ दी उसके पीछे, वो भी तो 2000 किलोमीटर तय करेगी। वही हाल तो इसका भी है। अगर ये अपनी 10 कॉपी बना रहा है, इसकी भी 10 बन जाएगी। ये 20 कॉपी बना रहा है, 20 कॉपी बन जाएगी। अगर मैं कहीं जर्नी करने जा रहा हूं और मैं 403 किलोमीटर जा रहा हूं और आप मेरी कार में बैठ गए, तो आप कितना जाओगे? 402। 1 किलोमीटर क्या करोगे, सुसु? तो यानी आप भी तो उतनी दूर जाओगे। बढ़े आगे। देखो यदि एलियन डीएनए को यदि एलियन डीएनए को प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ, प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज के साथ क्या कर दें, लिंक्ड कर दें, तो ये जितनी कॉपी बनाएंगे सेम उतनी ही कॉपी हमारे एलियन डीएनए की भी बन जाएगी। ये जितनी कॉपीज बनाएंगे, ये जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, उतनी ही संख्या में एलियन डीएनए बन जाएंगे।
तो जितनी बार भी ये मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो इन्होंने 10 बार मल्टीप्लाई किया तो 10 कॉपी हमारी एलियन डीएनए की बन गई। 20 बार मल्टीप्लाई किया तो 20 कॉपी बन गई। 21 बार मल्टीप्लाई किया 21 कॉपीज बन गई। तो मैंने लिखा है कि ये जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे उतनी ही संख्या में एलियन डीएनए बन जाएंगे, उतनी ही संख्या में एलियन डीएनए बन जाएंगे, उतनी ही संख्या में एलियन डीएनए बन जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में, किसी भी वेक्टर बोल दें, अब तो आप जानते हो उसका पूरा नाम, 3 प्रॉपर्टीज होती है। नहीं, पहले उसके पहले एक लाइन, आजकल वेक्टर जो है ना बैक्टीरिया से नहीं निकालते बल्कि लेबोरेटरी में इंजीनियरिंग से बना लेते हैं। मतलब इंजीनियरिंग करके बना लिया, कस्टमाइज कर लिया, कस्टमाइज मतलब अपने अनुसार बना लिया। आजकल नेचुरल प्लाज्मिड का प्रयोग ना करके, आजकल नेचुरल वेक्टर की जगह, नेचुरल वेक्टर की जगह लैब में बनाए गए, लैब में बनाए गए इंजीनियर्ड प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, का यूज करते हैं। ठीक है, इंजीनियर्ड प्लाज्मिड का प्रयोग किया जा रहा है, जिनमें इंजीनियरिंग कर ली, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर लिया है, इंजीनियर्ड प्लाज्मिड का यूज करते हैं, लैब में बनाए गए ऐसे, जिनमें 3 प्रॉपर्टीज होती है। इंजीनियरिंग करके उनमें 3 प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दी गई, जिनमें एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज होती है। जिनमें 3 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहला, उसके पास ओरी होना चाहिए, ORI। उसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। उसके पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। देखो, अगर हम किसी प्लाज्मिड को ड्रॉ कर दें जो बनाया गया है, उसका नाम है PVR322। PVR322 बनाया गया है, और ये बनाया था 2 साइंटिस्ट ने, बोलीवार और रॉड्रिगेज। P फॉर प्लाज्मिड,
B for Bolivar, और रोटरी, रोड्रिगेज। रोड्रिगेज तो PBR हो गया। और 322 क्या है? ये दिखाता है कि ये ऑर्डर ऑफ प्लाज्मिड क्या है, ये उस लैब में कितने ऑर्डर में बनाया गया, ऑर्डर ऑफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड किस ऑर्डर में बनाया गया, मतलब 321 बार किया गया प्रयोग तो ये अनसक्सेसफुल रहा, 322वें प्रयास में ये सक्सेसफुल हुआ, यानी ये ऑर्डर ऑफ प्लाज्मिड है, ऑर्डर ऑफ प्लाज्मिड। इसमें एक तो ओरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओरी, ये रहा। एक तो ओरी है, एक आरोपी है। ओरी क्या है आप जानते ही हो, ओरी का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और एक है आरओपी, आरओपी, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, अभी लिखा दूंगा। और उसके अलावा दो सिलेक्टेबल मार्कर है, दो मार्कर लेते हैं, क्यों लेते हैं अभी बताएंगे। दो सिलेक्टेबल मार्कर ले रहे हैं और इनको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। कितने सिलेक्टेबल मार्कर ले रहे हैं, दो। तो ये अपने हो गए, देखो ये दो सिलेक्टेबल मार्कर हो गए, पिंक कलर वाले, पिंक कलर वाले सिलेक्टेबल मार्कर हो गए, ठीक, क्लियर। ये सिलेक्टेबल मार्कर हो गए, ये ओरी हो गया, ओरी हमको पता है, सिलेक्टेबल मार्कर हमें पता चल गए। दो सिलेक्टेबल मार्कर लेते हैं, एक को लिखते हैं TETR यानी टेट्रासाइक्लिन, इधर है एम्पिसिलिन, लेफ्ट वाला लेते हैं एम्पिसिलिन, AMPR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और एक लेते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, TETR। क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेक्टेबल मार्कर किस रूप में लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रूप में। कितने हमने सिलेक्टेबल मार्कर इसमें लिए थे, दो, दो सिलेक्टेबल। क्यों दो, क्यों लिए, दो से ज्यादा क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें दो ही काम तो करना है। पहला काम सुनिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट को पहचानना है, ये एक मार्कर बताएगा, और दूसरा ये बताएगा कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन, दो ही तो काम है, तीसरा कोई काम नहीं, क्यों ले फालतू का। भाई हमको तो यही जानकारी चाहिए ना, कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, एक तो ये जानकारी चाहिए, और एक ये जानकारी चाहिए कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा। तो बस एक ये जानकारी देगा, एक जानकारी ये देगा, बाकी हमें कोई जानकारी चाहिए नहीं, तो हम क्यों 50 तो वो लें मार्कर। हमें कितने मार्कर हैं, और सिलेक्टेबल मार्कर क्यों बोला, क्योंकि हमें सेलेक्ट करने में मदद करेगा, किसको सेलेक्ट करने में मदद करेगा, रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट को, और ट्रांसफॉर्मेंट से, काम खत्म। समझ में आई बात। यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, एक कर चुके हैं, और एक यहां से, एक जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस से आता है, एक यहां से आता है। अच्छा अब पूछा था क्लोनिंग साइट कहां गई, क्लोनिंग साइट वो होती है जहां जहां पे आप कैंची चला सकते हो, जहां जहां आरी का प्रयोग कर सकते हैं, उनको बोलते हैं क्लोनिंग साइट्स। 8 क्लोनिंग साइट इसमें बनाई गई थी, 8, 8, दो यहां, दो यहां, दो का, ये 4 काम किए। सेलेक्टेबल मार्कर की जो क्लोनिंग साइट है वो हमारे काम की है, बाकी की जो क्लोनिंग साइट है वो साइंटिस्ट के काम की है, वो हमारे काम की नहीं है, वो साइंटिस्ट के काम की है। हमारे काम की है जहां हम प्रयोग कर सकते हैं वो केवल 2-4 साइटें हैं। आप तो यहाँ मन चाहा जीन यहाँ जोड़ सकते हैं, या तो यहाँ जोड़ सकते हैं, या तो यहाँ जोड़ सकते हैं, या तो यहाँ जोड़ सकते हैं। यू हैव 4 चॉइस कि आप यहाँ से डीएनए को कट करो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ से डीएनए को आरी से कट करो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ से डीएनए को कट करो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ से डीएनए को कट करो, यहाँ जोड़ दो। नाम बता देते हैं, इसका नाम है बाम H1। यहाँ कौन सी कैंची चलेगी, बाम H1 नाम की कैंची चला के काट सकते हो और अपने डीएनए को जोड़ सकते हो। अगर इसे जोड़ना है तो साल 1 से, किससे जुड़ेगा, साल 1 नाम की कैंची चलाओ और जोड़ दो। यहां पे आते हैं, यहां PST1
PST1 दिया ना, हाँ PVU1 है, PST नीचे लिखा है, PVU1। तो यहां पे आप क्या चीज चला सकते हो, PVU1 की, और यहां चला सकते हैं PST1, PVU1, PVU1, और ये PST1। और यहां पे क्या चीज चला सकते हो, PST सेकेंड। देखो PVU सेकेंड, PVU सेकेंड से क्या चीज चला सकते हैं, यहां क्या चीज चला सकते हैं आप, इको R1। यहां क्या चीज चला सकते हैं, CLA1। और यहां क्या चीज चला सकते हैं, हिंड थर्ड से। अब आप बताओ कितनी जगह पे क्लोनिंग, ये सब क्लोनिंग साइट है, जहां जहां क्या चीज चला सकते हो उसे बोलते हैं क्लोनिंग साइट। जहां जहां क्या चीज चला सकते हो, यहाँ क्या चीज चली, यहाँ चली, यहाँ चला सकते हैं, यहाँ चला सकते हैं, यहाँ चला सकते हैं। कितनी, पहले चार बताओ, चार, चार काम किए हैं, बताओ कौन सी चार काम किए हैं। बाम H1 साल 1 किसमें है, टेट्रासाइक्लिन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ ए कर देगा, यहाँ बी कर देगा। बताओ ऊपर वाला कौन सा है, बाम H1, नीचे वाला कौन सा है, साल 1, बाम H1 साल 1। और इसके बाद ये PVU1 और PST1, PVU1 PST1। इसके बाद डायरेक्ट पता है, यहां आ जाओ रोप वाले पे, रोप वाले पे PVU सेकेंड, यहाँ PVU1 PVU सेकेंड। चलो ये हो गया याद, 5 याद हो गई। अब रही बात तीन, तीन टॉप पे है, तीन टॉप पे कौन सी है, इको R1, उसके बाद कला 1, कला 1, और फिर हिंड थर्ड, हिंड थर्ड। ये आपका बन गया आपका PBR322। सर सब पता है, आरओपी नहीं पता, ये सब क्लोनिंग साइट है। देखो कितनी क्लोनिंग साइट है, 8। कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं, 8 में से कितने काम किए हैं, कौन से वाले काम किए हैं, दो, दो, दो स्काई ब्लू वाले के, दो रेड वाले के, दो स्काई ब्लू वाले के नाम बताइए, बाम H1 साल 1। अच्छा दो रेड वाले के नाम बताइए, PVU1 और PST1, सही है ना। अच्छा जैसे ही आप PVU1 बोलो, यहाँ PVU2 कर दो। अब यहाँ पे तीन है, इको R1, ठीक है ना, और कला 1 और हिंड थर्ड। तो ये 8 क्लोनिंग साइट हो गई। देखो ओरी होता है 1, सिलेक्टेबल मार्कर है 2, और क्लोनिंग साइट है 8। 8 में से भी 4 काम की हैं, 4 काम की हैं, 4 यूजफुल हैं, और 4 हमारे लिए यूजलेस हैं। 4 यूजफुल है हमारे लिए, 4 यूजलेस है। हमें यूजफुल वाली याद रखनी है ज्यादा। और पीवीआर का मतलब होता है, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवार, R फॉर रोड्रीगेज, ROU लिखा है, रोड्रीगेज। तो पीवीआर का पूरा नाम, ऐसा प्लाज्मिड जो दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, B फॉर बोलीवार, R फॉर रोड्रीगेज, दो लोगों ने मिलकर बनाया। आरोपी का नाम पूछा जाएगा, आरोपी, आरोपी आरोपी है ना, आरोपी, आरोप लगा इसके ऊपर, आरोपी का नाम पूछा जाएगा। आरोपी का नाम होता है प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो आरोपी का नाम ये रहा, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड।
हो गया। प्रोसेसर स्लो है। तो 3 खूबियां इसमें हमें दिख रही हैं। पहली खूबी दिख रही है ओरी, दूसरी खूबी दिख रही है सिलेक्टेबल मार्कर। हाउ मेनी सिलेक्टेबल मार्कर्स आर जनरली टेकन? 2। एक जानकारी देगा कौन है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और दूसरा जानकारी देगा कौन है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, इन 2 साइंटिस्टों ने मिलकर पहली बार इसे बनाया था। बढ़े आगे। सुनिए, सबसे पहले ओरी पढ़ेंगे। ओरी मैं लिख देता हूं ऑलरेडी स्टडीड, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में। बस ये लिखेंगे जब हम किसी एलियन डीएनए को जब हम किसी एलियन डीएनए को किसके साथ, वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं, वेक्टर के साथ लिंक कर देते हैं, तो ओरी की हेल्प से होस्ट में हमारे एलियन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनने लगती है। अभी तो पढ़ा था, एलियन डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनने लगती है, मल्टीपल कॉपीज बनने लगती है। और अगर मल्टीपल कॉपीज बनने लगी तो हम इसे क्या बोलेंगे? दैट इज जीन क्लोनिंग। याद आया? अच्छा, हमें कैसा ओरी लेना चाहिए, हाई कॉपी नंबर वाला कि लो कॉपी नंबर वाला? ओरी मस्ट बी टेकन विद, नहीं बहुत नहीं, वेरी हाई नहीं, हाई कॉपी नंबर वाला लेना चाहिए। बहुत लो वाला भी नहीं लेना चाहिए, मतलब 15 से 100 वाला लेना चाहिए। 100 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और 1 से 2 वाला भी नहीं लेना चाहिए। हाई, उसको बोलते हैं हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपीज नंबर, हाई कॉपीज नंबर, हाई कॉपी नंबर वाला लेना चाहिए। विद हाई कॉपी नंबर। और अच्छा, ओरी के बारे में मैंने क्यों लिखा है पहली लाइन के ऑलरेडी स्टडीड, याद करो। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, प्रोकैरियोट में एक होता है, यूकैरियोट में मैनी होता है, एटी रिच होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, यहीं से एंजाइम बनते हैं, फलाना ढमाका सब लिखा चुका हूं मैं। हाँ, फलाना ढमाका भी लिखाया था। हाँ, इसलिए तो आपको याद नहीं है, लिखाया था लेकिन सही से पढ़ते नहीं हो। फलाना भी लिखाया था, ढमाका भी लिखाया था। तो हमें ओरी कौन सा लेना चाहिए, हाई कॉपी नंबर वाला कि लो कॉपी नंबर वाला? हाँ, बहुत हाई कॉपी नंबर वाला नहीं लेना है, बस लो हाई कॉपी नंबर वाला लेना है।
दूसरा हमें पढ़ना है सिलेक्टेबल मार्कर। ये दो तरह से लेते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर दो प्रकार के होते हैं। जैसे पीबीआर में सिलेक्टेबल मार्कर हमने किस रूप में लिया? पीबीआर 322 में एसएम यानी सिलेक्टेबल मार्कर हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रूप में लिया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के रूप में लिया। के फॉर्म में लिया। इन्हें हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, कैनामाइसिन रेजिस्टेंस या क्लोरमफेनिकॉल, क्या है? क्लोरोफेनिकॉल होगा। क्लोरामफेनिकॉल है। क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल इत्यादि के रूप में ले सकते हैं। ये ज्यादातर ये दो की संख्या में लिया जाता है। कितने की संख्या में? दो की संख्या में लिया जाता है तो बहुत सारे चॉइस। कभी टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन ले लेते हैं, कभी एम्पिसिलिन कैनामाइसिन ले लेते हैं, कभी कैनामाइसिन और टेरामाइसिन ले सकते हैं। तो अलग अलग होता है। दो की संख्या में लिया जाता है। क्यों दो की संख्या में लिया जाता है? एक इसमें से एक सिलेक्टेबल मार्कर हमें नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट की जानकारी देगा और ट्रांसफॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट की जानकारी देगा। समझ में आई? और कैसे देगा ये अभी बताएंगे। दो दो मार्कर लेने का कोई विशेष एम, बहुत बड़ा एम है। क्या हमें भाई पता करना है कि कौन है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कौन है ट्रांसफॉर्मेंट, याद है ना? और ये भी पता करना है कि कौन है रिकॉम्बिनेंट, कौन है नॉन रिकॉम्बिनेंट। जब पता करेंगे तभी तो उसको अलग कर पाएंगे, और पता ही नहीं करेंगे तो अलग कैसे कर पाएंगे?
दो दो मार्कर इसीलिए लिया जाता है, अब आपको आइडिया लग गया क्यों लिया जाता है। अभी एक रिसेंटली हमने नया प्लाज्मिड खोजा है, वो बी पॉइंट में लिखते हैं, अभी रिसेंटली हमने नया खोजा है क्योंकि इसमें कुछ दिक्कतें थी। क्या दिक्कतें हैं ये तो कल ही पता चलेगा जब हम इसका प्रयोग करना सिखाएंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, को जानकारी कैसे मिलेगी। मैंने कह दिया मिल जाएगी, पर कैसे मिलेगी, फर्क है दोनों बातों में। बताइए, हमने कहा आप स्टेशन पे जाइए मेरा आदमी मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? मेरा आदमी तो होना चाहिए, है ना। उसके लिए उसके पास टेलीफोन नंबर कोई देना पड़ेगा, कोई आईडी बतानी पड़ेगी। ऐसे वहां तो सैकड़ों लोग घूम रहे हैं, लाखों लोग घूम रहे हैं, तो मेरा आदमी कैसे मिलेगा आपको, है ना। मेरी तो औरत मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मुझे कोड बताना पड़ेगा कि हाँ मेरी औरत ये पहने है, मेरी औरत ये ओढ़े है, मेरी औरत ये किए है, तब आप पहचान पाओगे। तो इसके साथ बड़ी दिक्कतें हैं, इसके साथ कुछ दिक्कतें हैं, कल उस दिक्कत को समझेंगे और फिर समझेंगे कि हमने बी वाला मार्कर क्यों खोजा नया, मतलब हमने नया प्लाज्मिड क्यों खोजा। भाई देखो, पुराने में कुछ ना कुछ खामी है तभी तो नई चीज खोजी गई, पुराने में कुछ ना कुछ कमी है तभी तो नई चीज की जरूरत पड़ी। हम्म, औरत की कि लड़की की? औरत वाली दिखाए कि लड़की वाली दिखाए? भाभी 3, चलो बी वाले आओ, बी वाली आ जाओ। सेकंड, ए ऑप्शन क्यों गड़बड़ निकला वो कल बात करेंगे, बताएंगे। ए वाला जो ऑप्शन है जो पीबीआर 322 है उसमें कुछ खामियां थी, इसी खामी को दूर करने के लिए नया प्लाज्मिड बनाया गया। नए प्लाज्मिड का नाम था पीयूसी 8, पीयूसी 8, पीयूसी पीयूसी 8। अब पी फॉर प्लाज्मिड, पी फॉर तो प्लाज्मिड होता है, और इसको एक नहीं अनेक साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया, तो इसको नाम नहीं दिया गया, सीधे कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया, ठीक है ना। और 8 वही है ऑर्डर, उस यूनिवर्सिटी में 7 प्रयासों के बाद बनाया गया, तो 8वें प्रयास में बन के सक्सेसफुल हो पाया। अच्छा, ये मार्कर उससे बेहतर क्यों है? इट इज बेटर देन, इट इज बेटर देन पीबीआर 322, क्योंकि ये क्योंकि ये एडवांस और इजी हैंडल किया जा सकता है, एडवांस है और इजी हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि ये एडवांस है और इजी हैंडल किया जा सकता है। भाई एक तो एडवांस है, क्या एडवांसनेस है कल पता चलेगी, क्योंकि अभी बड़ा टॉपिक है ये, यहीं पे सबसे ज्यादा हमें सोचना है, बाकी इसके बाद तो सब खत्म ही समझो, उसके बाद तो बस 2 टन लगेगा खत्म, यानी 10 नंबर पक्के, 10 क्वेश्चन पक्के, 10 क्वेश्चन पक्के, 40 नंबर पक्का। इट इज बेटर देन पीबीआर क्योंकि ये एडवांस और इजिली हैंडल किया जा सकता है। क्यों एडवांस है, क्या इजिली हैंडल होगा, ये कल देखेंगे, ठीक है। पीयूष पीयूसी जो 8 है, पीयूसी जो 8 है उसमें वो पता है किस पर आधारित है, वो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को रंग के बेसिस पे अलग कर देता है, रंग के, रंग आप कलर देख के बता दोगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन कलर, कलर
देखो जो व्हाइट कलर की कॉलोनी दिखाई पड़ेगी, व्हाइट कलर वाला हमेशा आपको मिलेगा रिकॉम्बिनेंट। व्हाइट कलर वाला हमेशा कौन मिलेगा? रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होगी। और अगर आपको ब्लू कलर मिल गया तो आप समझ जाओगे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा। कोरी, आरोपी, ये एक मार्कर, ये दूसरा मार्कर। दो मार्कर यहां यूज किए गए। इस मार्कर का नाम है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। ये तो वही लिया गया। अब की बार टेट्रासाइक्लिन की जगह लैक जेड जीन ले लिया गया। लैक जेड जीन। और लैक जेड जीन कैन फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अब देखो ये एक चेंज किया गया। इसी चेंज से बहुत बड़ा फायदा हुआ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम बना सकता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। नोट करके एक आखिरी बात लिखेंगे आज की। देखो, कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर, चाहे ये वाला हो चाहे पहले वाला हो, चाहे पीवीआर हो चाहे पीयूसी हो, कोई भी सिलेक्टेबल मार्कर में यदि जीन जुड़ गया तो जरा सोचो, जरा देखो देखो होगा क्या। किस पर आधारित है सिलेक्टेबल मार्कर? ये वाला कौन सा था? पीवीआर 322। अगर जीन यहां जुड़ गया तो बताओ ये रेजिस्टेंस इनएक्टिव हो जाएगा। अगर जीन यहां जुड़ गया, ये इनएक्टिव हो गया। चलो इधर आ जाओ जरा। ये जो नया अभी रिसेंटली खोजा गया है, अगर यहां जुड़ गया तो लैक जेड इनएक्टिव हो जाएगा। अगर यहां जुड़ गया एम्पिसिलिन इनएक्टिव हो जाएगा। इस प्रक्रिया को पता है क्या बोलते हैं? यदि जीन जुड़ेगा तभी इनएक्टिव होगा, अगर जीन नहीं जुड़ेगा तो इनएक्टिव नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए अभी एक्टिव है कि इनएक्टिव? एक्टिव है। और मान लो हमने इतनी दूर काट करके अपना मनचाहा जीन जोड़ दिया। ये देखो जीन जुड़ गया मेरा यहां। अब बताओ ब्लू वाला पोर्शन गायब हो गया ना, तो कौन सा रेजिस्टेंस गायब हो गया? लैक जेड वाला चीज गायब हो गई। अगर यहां पे जोड़ देते तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस गायब हो जाता। इसको बोलते हैं इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। देखो कोई भी एसएम में यदि इंटरेस्टेड जीन जुड़ जाए, यदि इंटरेस्टेड जीन जुड़ जाता है, जुड़ जाता है तो एसएम, तो दो में से एक एसएम, दोनों दोनों इनएक्टिव हो जाएंगे कि एक? तो दो में से, समझ पाए ना? दो में से। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की, और यही कल बात हमें आगे का रास्ता दिखाएगी। दो में से एक एसएम, दो में से एक एसएम इनएक्टिव हो जाता है, इनएक्टिव हो जाएगा। दो में से एक एसएम इनएक्टिव हो जाएगा, हो जाएगा या हो जाता है, हो जाएगा। एंड दैट इज नोन एज, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इंसर्जनल, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, इस प्रक्रिया को बोलते हैं इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। बताओ इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। कितने प्लाज्मिड अब तक खोजे गए हैं? वैसे तो सैकड़ों हैं।
जो आपके एनसीईआरटी में जिक्र है वो केवल 2 का है, एक है PBR322 और एक है PUC8। बल्कि PUC8 का तो नाम भी नहीं लिखा, बस बोल दिया कि आजकल एक नया मार्कर खोज लिया है, अरे नया प्लाज्मिड खोज लिया है, नाम मैंने बता दिया PUC8। बताइए कोई भी SM में यदि इंटरेस्टेड जीन जुड़ जाता है तो 2 में से एक SM इनएक्टिव हो जाता है, इस प्रक्रिया का नाम क्या है? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। जैसे मैं एक केस करा के जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं इंसर्जनल एक्टिवेशन। जैसे एक एग्जांपल से समझिए इस बात को, एग्जांपल समझिए। ये लो PUC, अब केवल मतलब PBR ले रहे हैं हम, PBR322। ध्यान देना, इधर लिया था ये वाला, इधर लिया था ये वाला। क्या ये बात सही है? सही है। क्या इसमें हमारा जीन कहीं जुड़ा? क्या जीन कहीं जुड़ा दिख रहा है? देखो ना, अगर जुड़ा होता तो कहीं ना कहीं तो दिखता ना। ये देखो कहीं नहीं जुड़ रहा है, ये वाला भी दिख रहा है सही, ये वाला भी सही दिख रहा है। रेड लिया था, चलो रेड ले लो, रेड ले लो। ये अब आप बताओ यहाँ पे क्या इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हुआ? नो इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, कोई भी इंसर्जनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। इसका तात्पर्य ये है, अच्छा जरा सोचो, ये देखो, ये PBR322 था, अभी भी PBR322 था, लेकिन अब बताओ ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट आके जुड़ गया। अब बताओ क्या हो गया, क्या इनएक्टिव होगा? यानी इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, किसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हुआ? इन इंसर्जनल इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, यहां नो इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन। नो लगा यहाँ इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, किसका इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हुआ? जहां जीन जुड़ा। अब बताओ ये एम्पिसिलिन था, ये टेट्रासाइक्लिन ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, बोलो सही है? सही है ना, क्योंकि जीन आगे जुड़ गया।
अब अच्छा, इसी तरह के केस को अगर हम यहां ले लें, अप्लाई कर लें पीयूसी में, पीयूसी 8, फिर से एक ले लें पीयूसी 8। अब बताओ क्या इसमें जीन आया था? नो, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि जीन आया ही नहीं, तो इंसर्जनल इनएक्टिवेशन हुआ ही नहीं। यहां देखो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा था? ये इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, अब देख के बताना किसका, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन किसका? ऑफ लैग जेड, लैग जेड जीन, बोलो। ये तो लैग जेड था ना। अब समझ में आई बात? मैं लिख भी दूं वरना कंफ्यूज आओगे फालतू में। ये था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ये था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। देखो दोनों एक्टिव है, ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ये देखो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस टूट गया, टूट गया मतलब इनएक्टिव हो गया। ये देखो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ये देखो लैग जेड, देखो सुरक्षित है। ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ये लैग जेड ब्रेक हो गया, तो लैग जेड इनएक्टिव हो गया क्योंकि वहां जीन ऑफ इंटरेस्ट आके घुस गया। सही है ना? ये एक छोटा सा शब्द है एनसीईआरटी में, लेकिन ये बहुत बड़ा शब्द है। आप समझ में आ रही होगी इसकी वैल्यू। यानी शब्द बहुत छोटा लग रहा था, पर इसकी इंपॉर्टेंस अब समझ में आई कि इंसर्जनल इनएक्टिवेशन कितना बड़ा वर्ड है। अगर ये वर्ड नहीं समझ आया तो कल का लेक्चर ही नहीं समझ आएगा। लेकिन हमने इसीलिए 4 केस बना के बता दिए। अगर कोई भी जीन कहीं जुड़ेगा तो जो जहां जुड़ता है वो जीन पहले से जो जीन है वो इनएक्टिव हो जाता है। आप बताओ, जैसे ये टूट गया ना, इतना इतना काट दिया ना मैंने, काट दिया तो बताओ, काट दिया तो फिर काट दिया तो जीन बचा ही नहीं ना। अरे अगर उंगली काट दी तो उंगली किस काम की, गला काट दिया गला किस काम का, इनएक्टिव हो गया ना। यहाँ यहाँ टेट्रासाइक्लिन एक्टिव था, यहाँ इनएक्टिव हो गया, यहाँ लैक्जेट एक्टिव था, यहाँ लैक्जेट इनएक्टिव हो गया। इसको बोलते हैं इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। मतलब हमारा जीन जब इंसर्ट होता है तो किसी ना किसी दूसरे जीन को इनएक्टिव कर देता है। तो आज के लिए इतना ही।